गॉड लेवल की पिछली एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ैंग, जनरल वी और बीमिंग तीनों ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं फैंग फैमिली के मेंशन में, जहाँ पर एक फाइट हो रही है। वो सारे लोग मिलकर फैंग फैमिली वालों को हटाना चाहते हैं ताकि ज़ैंग फैमिली वाले फीनिक्स सिटी पर राज कर सके। तो एपिसोड के एंड पे लू फेंग वू से कहता है हम दोनों इकट्ठे आगे बढ़ते हैं, लेकिन तुम यहाँ से सीधा खजाने वाले रूम की तरफ चले जाना, जबकि मैं इसको यहीं पर रोका रखता हूँ। और फिर वो दोनों ऐसे ही करते हैं। फेंग वू उसके पास से आगे चला जाता है, वो खजाने वाले रूम की तरफ चला जाता है, जबकि लू ज़ैंग के ऊपर अटैक करता है। ज़ैंग अपने एक स्पेशल मूव को यूज करते हुए लू पर अटैक करती है, जिसकी वजह से लू पीछे की तरफ धकेला जाता है। ज़ैंग ने अपने पास से एक चेन वाला साइड निकाला होता है। लू उसकी चेन को पकड़ लेता है और कहता है लॉर्ड फेंग, आपको जल्दी से जाने वाले रूम तक पहुंचना होगा, मैं इसको यहीं पर रोका रखूंगा। लेकिन ज़ैंग पीछे की तरफ घूमती है और एक बिल्डिंग पर अटैक करते हुए उसके मलबे को नीचे गिरा देती है, जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक हो जाता है। और वो फेंग से कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से बचकर भाग पाओगे? हमारे सामने वाला रास्ता तो ब्लॉक हो चुका है, मुझे लगता है कि तुम्हें हेल से होकर जाना पड़ेगा। फेंग वू भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उससे कहता है तुमने मुझे मजबूर किया है ये सब कुछ करने के लिए, अब मुझे मत कहना कि मैं तुम्हें यहाँ पर मारने वाला हूँ। नेक्स्ट सीन उस हजाने वाले रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पर बीमिंग और उसकी टीम हजाने वाले रूम में मौजूद है। वहाँ पर स्नोबॉल हजाने में से कुछ ढूंढ रही है, जबकि बीमिंग भी कुछ स्पेशल ढूंढ रहा है। बीमिंग कहता है इनके पास इतना ज्यादा हजाना है, लेकिन ये सारा बेकार है। स्नोबॉल को वहाँ से एक छोटा सा डैगर मिलता है, वो उठाकर बीमिंग से कहती है ये कैसा है? बीमिंग उसकी तरफ देखता और कहता है हाँ इसे देखने में तो अच्छा है, लेकिन ये सारे बिल्कुल आम से वेपन्स हैं, ये कुछ खास नहीं है। मुझे नहीं लगता कि फैंग फैमिली वालों के पास ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से उन्होंने स्टार अलायंस को अपने साथ मिला लिया है। इनके पास कुछ ऐसा तो होना चाहिए इनके खजाने में, जिसकी वजह से स्टार अलायंस वाले इनका साथ दे रहे हैं। बीमिंग कहता है मुझे अपनी पास्ट लाइफ से एक बात तो अच्छी तरह से याद है। स्टार अलायंस के 5 लॉर्ड्स में से जो एक लॉर्ड था जिसका नाम ग्रेट क्राइंग क्रेन एम्परर था, उसके हाथ में एक बहुत ही पावरफुल वेपन लगा था जिसका नाम स्केलेटल गन था। वह वेपन इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने उस वेपन की मदद से स्टार अलायंस वालों को इतना ज्यादा डरा दिया कि उन सब लोगों ने मिलकर उसे अपना हेड बना दिया। इन सारे खजाने में मुझे वो स्केलेटल गन नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ पर छुपा कर रखा गया है। मैं यहाँ पर ढूंढते हुए कितनी देर हो गई है, लेकिन वो मिल नहीं रहा। बीमिंग कहता है उस स्केलेटल गन को यहीं पर होना चाहिए, क्योंकि मेरी पास्ट लाइफ में अभी तक स्टार अलायंस के एम्परर के हाथ में ये स्केलेटल गन नहीं लगा था, उसका मतलब वो यहीं कहीं पर होगा। बीमिंग कहता है हमारा प्लान तो यहाँ पर यही था कि मेरे हाथ में वो स्केलेटल गन लग जाएगा, जिसकी मदद से मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा, लेकिन अगर मुझे यहाँ पर वो नहीं मिला तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। उसी वक्त बीमिंग को वहाँ पर एक बड़ा सा बॉक्स नजर आता है। बीमिंग उस बॉक्स के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। बीमिंग जैसे ही उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसके अंदर एक बाला पड़ा होता है, उसी का नाम स्केलेटल गन है। बीमिंग उसे देखकर काफी ज्यादा खुश रहता है और कहता है तो फाइनली ये स्केलेटल गन मेरे हाथ में लग ही गया। बीमिंग उस स्केलेटल गन को उठा लेता है और कहता है स्टार अलायंस के एम्परर के पास जो स्केलेटल गन था वो इससे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ था, पता नहीं इसमें इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है, लगता है कि इन लोगों ने यहाँ पर फेक रखा हुआ है, लेकिन फैंग फैमिली अपने पास फेक क्यों रखेगी? बीमिंग साथ ही उसको रिफाइन करने की कोशिश करता है और कहता है इसके अलावा तो और कोई तरीका नहीं, मैं इसे अभी रिफाइन करके चेक कर लेता हूँ कि ये असली है या नकली है। बीमिंग जैसे ही उसको रिफाइन करने की कोशिश करता है, उसके अंदर से एनर्जी का बना हुआ एक बड़ा सा ड्रैगन निकलता है। साथ ही वो स्केलेटल गन बीमिंग की सोल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। गूडा और ब्लैक विडो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और चिल्लाकर बीमिंग से कहते हैं बीमिंग अपने आप को बचाओ, जबकि बीमिंग को अपने आप को बचाने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। बीमिंग अपनी सोल पावर को यूज करते हुए उसको थोड़ी देर के लिए रिफाइन कर लेता है, जिससे वो बाला शांत हो जाता है। गूडाओ भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है वो अपनी सोल पावर को यूज करते हुए स्केलेटल गन की सोल पावर को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर उसको रिफाइन करने के बाद बीमिंग उसको अपने हाथ से छोड़ देता है और वो बहुत ज्यादा थक जाता है। बीमिंग कहता है ये वेपन तो बहुत ज्यादा डेंजरस है। गूडा और ब्लैक विडो उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो? बीमिंग उनसे कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। बीमिंग कहता है ये स्केलेटल गन तो बहुत ज्यादा डेंजरस है, इसकी पावर को रिलीज करने के लिए मेरे अंदर बहुत ज्यादा पावर होनी चाहिए, क्योंकि जब तक मैंने इसके अंदर से ड्रैगन को बाहर निकाला था तब तक इसने मेरी आधी सोल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था। अगर मैं किसी पर अटैक करना भी चाहूंगा तो इससे पहले ये मुझे मार डालेगा। बीमिंग अपने पास से जेड बोन से बनी हुई पिल निकालता है और उसे खा जाता है और कहता है मुझे अपनी की पावर को रिस्टोर करना होगा। बीमिंग उससे अपनी थोड़ी सी एनर्जी को रिस्टोर कर लेता है और कहता है अभी हमें फाइट भी करनी है, इसलिए मुझे अपनी एनर्जी को मेंटेन करना होगा। बीमिंग कहता है इस स्केलेटल गन का मटेरियल बहुत ज्यादा प्योर है, पता नहीं कौन से डीमन की हड्डियों को यूज करते हुए इस स्केलेटल गन को बनाया गया होगा। अपनी स्नोबॉल की तरफ देखता और कहता है जब मैंने इसको एक्टिवेट किया था तो इसके अंदर से एक चीज की आवाज निकली थी, जिसकी वजह से मेरी स्नोबॉल भी बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुई है, पता नहीं इसके अंदर कौन सी हड्डियां यूज की गई हैं, कौन सा पावरफुल डीमन है। बीमिंग उस बाले को फिर से उठा लेता और कहता है मैं इस बाले को फिलहाल अपने पास रख लेता हूँ, मैं इसे रिफाइन नहीं करूंगा जब तक मैं एम्परर रैंक के हंटर नहीं बन जाता। चलो आप लोग जल्दी से जाते हैं और जाकर ज़ैंग और जनरल वी की मदद करते हैं। स्नोबॉल उस सारे खजाने को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। बीमिंग स्नोबॉल से कहता है स्नोबॉल चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं, हम सब लोग बाहर फाइट करने के लिए जा रहे हैं। बीमिंग स्नोबॉल की तरफ देखता है तो स्नोबॉल उसकी ये बात सुनकर
काफी ज्यादा उदास हो जाती है और चिरप चिरप करके उसे कहती है मुझे ये सारा खजाना चाहिए। बिमिंग उसे कहता है वैसे भी हम फाइट खत्म करने के बाद एक बार फैंग फैमिली को हरा दी तो ये सारे का सारा खजाना हमारा होने वाला है, लेकिन अगर तुम इस खजाने को यहाँ पर छोड़कर नहीं जाना चाहती तो इसमें से कुछ खजाना अपने पास रख लो, जो चीजें तुम्हें पसंद है वो उठा लो। स्नोबॉल बिमिंग की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश रहती है और चिरप चिरप करते हुए एक लंबा सा सांस लेती है और उस सारे खजाने को अपने अंदर खींच लेती है। आज पता चला कि स्नोबॉल के पेट के अंदर भी डोरेमोन की तरह की पॉकेट है और यहीं पर स्नोबॉल की एबिलिटी के बारे में बताया जाता है कि स्नोबॉल के पेट के अंदर कुछ भी चीज स्टोर की जा सकती है, जितनी चाहे मर्जी आप स्टोर कर सकते हैं और स्नोबॉल अपनी मर्जी से जिस चीज को बाहर निकालना चाहे उसे निकाल सकती है। बिमिंग भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि बिमिंग को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। बिमिंग को लगता था शायद 2-4 चीजें इसके पेट के अंदर स्टोर की जा सकती है। वो सारे लोग उस पूरे हाल को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर खजाने का एक सिक्का भी नहीं बचता। स्नोबॉल ने सारे का सारा ही अपने पेट में ले लिया होता है। बूढ़ा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और स्नोबॉल को थम्स अप करते हुए कहता है ये हुई ना बात, ये तो मेरे बॉस की बैटल स्पिरिट है, ये बहुत ही कमाल की है। स्नोबॉल चिरप चिरप करते हुए सीधी जाकर बिमिंग के कंधे पर बैठ जाती है। बिमिंग भी काफी ज्यादा खुश होता है। उसी वक्त बाहर से उन्हें जैंग के चिल्लाने की आवाज आती है। वो तीनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो जैंग की आवाज है, लगता है कि उस पर किसी ने अटैक किया है, चलो जल्दी से बाहर चलते हैं। उसी वक्त बाहर का सीन दिखाते हैं। जैंग जमीन पर बैठी होती है जबकि फैंग वू और लू उसके सामने खड़े होते हैं। जैंग काफी ज्यादा जख्मी हालत में होती है जबकि फैंग वू उसके सामने अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है आज मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी जैंग फैमिली को इस दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे खिलाफ रिबेलियन करने की। उसी वक्त बिमिंग और उसके दोस्त भी बाहर आ जाते हैं और फैंग वू से कहते हैं चलो फिर देखते हैं तुम आज ऐसा कर पाते हो या नहीं। बिमिंग जल्दी से जाकर जैंग के सामने खड़ा हो जाता है और जैंग से कहता है मेरे पीछे रहना। फिर वो फैंग वू से कहता है तुम क्योंकि फैंग फैमिली के 7th यंग मास्टर हो, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसीलिए अभी तक जिंदा हो, वरना जैंग के हाथों से तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं था। फैंग वू चिल्लाकर कहता है ये कमीना लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो स्टार सिटी से है। फैंग वू जैंग से कहता है तो इसका मतलब तुमने ना सिर्फ डीमन सिटी से जनरल फैंग को यहाँ पर लेकर आई हो ताकि वो तुम्हारी हेल्प कर सके, तुमने तो स्टार सिटी से इस लड़के को भी साथ ले आई हो कि तुम हमारा खजाना चोरी कर सको। लू मास्टर फैंग वू से कहता है मास्टर इसके पास सिर्फ एक ही स्केलेटल गन है, इसके अलावा इसके पास और कोई भी वेपन नहीं है। मुझे लगता है कि आज ये वेपन लेकर नहीं आया। लू फैंग वू को स्केलेटल गन के बारे में बताता है कि हमारे फादर को ये एक सोल्जर टॉम के अंदर से मिली थी, लेकिन ये बिल्कुल बेकार है, इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है, यानी ये कोई स्पेशल वेपन नहीं है। वो लू की बात सुनने के बाद हैरान हो जाता है और कहता है तो ये लड़का रोजाने वाले रूम में गया और इसे वहाँ पर जाकर सिर्फ ये स्केलेटल गन मिला, इसका मतलब इसने वहाँ से और कुछ भी नहीं चुराया होगा। जबकि बिमिंग भी उनकी बात सुनकर हैरान होता है और कहता है इन्हें लगता है कि स्केलेटल गन बिल्कुल यूजलेस है। फैंग वू हंसना शुरू कर देता है और लू से कहता है मुझे लगता है कि ये लड़का हमसे बहुत ज्यादा डर रहा है। लू से कहता है आपके कहने का मतलब क्या है। फैंग वू से कहता है हमारे फादर बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस लड़के बिमिंग को इस बारे में अच्छी तरह से पता है कि ये स्टार सिटी में तो हमसे पंगा ले सकता है, लेकिन यहाँ पर हमसे पंगा लेने के बाद ये जिंदा नहीं रह सकता। ये यहाँ पर जैंग की मदद करने के लिए तो आ गया है, लेकिन इसका उसकी मदद करने का कोई इरादा नहीं है। इसीलिए तो इस लड़के ने हमारे सारे खजाने को छोड़कर एक बेकार सी स्केलेटल गन को चोरी किया है कि हमारे फादर ये देखकर इसे बख्श देंगे, इसने कुछ ज्यादा चोरी नहीं किया। फैंग वू जल्दी से अपने पास से एक स्क्रोल निकालता है और बिमिंग से कहता है अफसोस की बात तो ये है कि तुमने हमारे खजाने को हाथ लगाकर अपनी मौत को दावत दी है। आज मैं तुम्हें यहीं पर मारने वाला हूँ, लेकिन तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी मौत बहुत ज्यादा आसान होगी। बिमिंग उन दोनों की तरफ इशारा करते हुए कहता है तुम दोनों आपस में क्या गुशमुश कर रहे हो, आज मैं तुम दोनों को यहाँ से नहीं भागने दूंगा। तुम दोनों इस बार अपनी पूंछ को अपनी टांगों में दबाकर नहीं भाग पाओगे। बिमिंग हंसते हुए उन दोनों से कहता है कहीं तुम दोनों डर तो नहीं गए कि तुम्हारा हाल भी तुम्हारे उस अंकल थर्ड एल्डर की तरह का होगा। लू उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है अपनी बकवास करने से पहले सोचो तो सही, तुम कहाँ पर खड़े हो। यह फीनिक्स सिटी है, तुम्हारा स्टार सिटी नहीं है जहाँ पर तुम जो चाहे वो कर सकते हो। और साथ ही लू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लू अपनी एनर्जी को यूज करते हुए कुछ तलवारें बनाता है एनर्जी की बनी हुई और बिमिंग की तरफ आगे भेज देता है, लेकिन बिमिंग अपने स्केलेटल गन को घुमाते हुए उसकी सारी एनर्जी की तलवारों को डिस्ट्रॉय कर देता है। लू भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है इसने तो मेरे सारे अटैक्स को ब्लॉक कर लिया। बिमिंग लू से कहता है क्या तुम्हारे पास और कोई नई ट्रिक नहीं है, हर बार तुम एक ही ट्रिक यूज करते हो। फैंग वू लू से कहता है पीछे आ जाओ और साथ ही वो अपने स्क्रोल को ओपन करता है जिसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है। फैंग वू से कहता है छोटे मंकी अगर तुम्हें कोई नई ट्रिक देखनी है तो मैं तुम्हें एक नई ट्रिक दिखाता हूँ। जैंग भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ये तो एब्सोल्यूट सेलेस्टियल स्क्रोल है। इस स्क्रोल की पावर ग्रेविटी है जहाँ पर इसे सप्रेशन कहा जा रहा है। फैंग वू जैसे ही उसे एक्टिवेट करता है उन सब के पाँव के नीचे से ग्राउंड टूटना शुरू हो जाता है। वो सारे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं हो क्या रहा है, जबकि बिमिंग उसके स्क्रोल की तरफ देखता है और कहता है ये तो एक एंशिएंट हॉरिक रूप्स है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। फैंग वू हंसते हुए बिमिंग से कहता है तो तुम मेरे इस एब्सोल्यूट सेलेस्टियल स्क्रोल के बारे में जानते हो, क्या तुम्हें पता है
कि इसकी पावर कितनी ज्यादा है। तुम्हारे हाथ में जो सेलेस्टियल गन है उससे तो ये कहीं ज्यादा अच्छा है, जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज मैं तुम्हें इसकी पावर दिखाता हूँ। अब चुपचाप इसके नीचे खड़े रहो ताकि मैं तुम्हारा कीमा बना सकूं। और वो स्क्रॉल की पावर को रिलीज करते हुए उनके ऊपर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे नीचे की तरफ दब जाते हैं। उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि वो ग्राउंड के अंदर धंसते जा रहे होते हैं। मिंग भी अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाल पा रहा होता है और कहता है इसका प्रेशर तो बहुत ज्यादा है, ये तो वाकई में एक एंशिएंट हॉरिक्रूक्स है और इसकी पावर बहुत ज्यादा है। तो क्या बीमिंग उसके एंशिएंट हॉरिक्रूक्स का मुकाबला कर पाएगा? क्या वो उसके इस प्रेशर के अंडर से निकल पाएगा? ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। यहीं पर हमारी एपिसोड 56 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो गॉड लेवल की पिछली एपिसोड के एंड पे हमने देखा था फेंगवू अपने पास से एक स्क्रोल निकालता है जो कि एक एंशिएंट हॉरिक्रूक्स है, जिसकी पावर बहुत ज्यादा है और उसकी पावर ग्रेविटी है। उसकी पावर्स को रिलीज करते हुए बीमिंग के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है, जबकि बीमिंग जमीन के अंदर धंसता जा रहा होता है। बीमिंग उसे कहता है तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास एब्सोल्यूट पावर है। तुम्हारे पास अगर एक एंशिएंट हॉरिक्रूक्स है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाता हूँ। बीमिंग अपने स्केलेटल गन को भी एक्टिवेट करता है और कहता है ऐसे तो स्केलेटल गन को यूज करने में बहुत ज्यादा रिस्क है, लेकिन मुझे ये रिस्क लेना होगा। मैं एम्परर लेवल तक पहुंचना चाहता था, उसके बाद से यूज करता, लेकिन अब मुझे यही बार यूज करना पड़ेगा। फेंगवू भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। बीमिंग उससे कहता है चलो फिर मुझे दिखाओ तुम्हारी फेंग फैमिली के पास कितनी ज्यादा पावर है। बीमिंग अपने स्केलेटल गन को रिफाइन कर लेता है और उसकी तरफ सामने करते हुए कहता है अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली पावर क्या होती है। साथ ही बीमिंग चिल्लाकर कहता है ड्रैगन डिस्ट्रॉयज द ह्यूमन, और उसके स्केलेटल गन के अंदर से बहुत सारी एनर्जी रेज निकलती है जो कि सीधी जाकर फेंगवू की शील्ड के साथ टकराती है। फेंगवू अपने उसी स्क्रॉल को यूज करते हुए अपने सामने एक शील्ड बना लेता है, एक प्रेशर की शील्ड, जिसकी वजह से बीमिंग के अटैक्स उस तक नहीं पहुंच पाते। फेंगवू हंसना शुरू कर देता है और बीमिंग से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये स्केलेटल गन मेरे इस एंशिएंट हॉरिक्रूक्स के सामने टिक पाएगा? चाहे आज तुम कितना मर्जी फड़फड़ा लो, लेकिन आज तुम्हारी मौत तय है, तुम मेरे हाथों से ही मरोगे। बीमिंग उससे कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो? क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर मैं मरने वाला हूँ? फेंगवू और लू दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जब वो अपनी शील्ड की तरफ देखते हैं तो बीमिंग के एरोस ने उसकी शील्ड को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया होता है। जैसे ही उसकी शील्ड मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो जाती है, बीमिंग अपने स्केलेटल गन को पकड़ते हुए उसकी तरफ फेंक देता है और कहता है अभी मेरे पास चांस है। इस तरह एक स्पीयर को फेंका जाता है। बीमिंग वैसे ही उस स्केलेटल गन को उसकी तरफ फेंक देता है। बीमिंग का स्केलेटल गन सीधा आकर उसके स्क्रोल के ऊपर लगता है और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और फेंगवू के उस स्क्रोल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फेंगवू ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा ये एंशिएंट हॉरिक्रूक्स ये कैसे बर्बाद हो सकता है? ये तो एक बहुत ही पावरफुल वेपन था। बीमिंग का स्केलेटल गन उस स्क्रोल को डिस्ट्रॉय करने के बाद फेंगवू की तरफ आगे बढ़ता है। उसी वक्त लू फेंगवू से कहता है माय लॉर्ड सामने से हट जाओ वरना वो स्पीयर तुम्हें लग जाएगा। लेकिन क्योंकि फेंगवू के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो उसके सामने से हट जाए, उसी वक्त लू आगे बढ़ता है और उस स्पीयर के सामने खड़ा हो जाता है और वो स्पीयर सीधा आकर लू की बॉडी में लगता है। लू स्पीयर के लगने की वजह से पीछे जाकर गिरता है। फेंगवू भागता हुआ उसके पास आ जाता है, लेकिन फेंगवू के लू तक पहुँचने से पहले ही लू मर चुका होता है क्योंकि वो स्पीयर उसकी बॉडी के अंदर धंसा होता है। फेंगवू वहीं जमीन पर गिर जाता है और लू के लिए रोना शुरू कर देता है। बीमिंग अपने स्केलेटल गन से कहता है वापिस आ जाओ और उसका स्केलेटल गन लू की बॉडी से निकलकर वापस बीमिंग के हाथ में आ जाता है। फिर बीमिंग फेंगवू से कहता है अब तुम्हारी बारी है। फेंगवू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और साथ ही परेशान भी होता है। फेंगवू कहता है मैं हर बार इस मंकी से क्यों हार रहा हूँ? पहले इसने मेरा डीमन रिफाइनिंग टावर मुझसे छीन लिया, उसके बाद हमारे थर्ड एल्डर को मार डाला और अब इसने लू को मार दिया है और अब मुझे भी मारने वाला है। ये तो सिर्फ एक लो फैमिली में पैदा हुआ बंदर है, ये मेरे सामने कैसे टिक सकता है? बीमिंग फेंगवू से कहता है तुम्हारी ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं एक लो क्लास फैमिली से हूँ, हाँ मुझे पता है, लेकिन क्या करूँ, मैं तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तुम एक हाई क्लास फैमिली से होने के बावजूद भी मुझे नहीं हरा सकते, जिसे तुम एक लो फैमिली का समझते हो। तो मुझे भी आज ये बात समझ आ गई है कि तुम्हारी फेंग फैमिली वाले भी इतने कोई खास नहीं है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक रॉयल फैमिली में पैदा होते हो या फिर एक लो क्लास फैमिली में। अगर तुम वीक हो तो तुम वीक हो। फेंगवू उसके सामने अपनी हार मान लेता है और उसे कहता है ब्रदर चैन बीमिंग चलो ठीक है, हम दोनों एक डील कर लेते हैं, तुम मुझे माफ कर दो, मेरी जान बख्श दो और इसके बदले में आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है मैं उसको बुला दूंगा और इसके अलावा हमारी फेंग फैमिली के खजाने वाले रूम से तुम अपने लिए जो भी लेना चाहो वो तुम ले सकते हो। फेंगवू बेचारे को तो पता ही नहीं कि इनका खजाना पहले से वहाँ से साफ हो चुका है। साथ ही फेंगवू से कहता है मुझे याद आया डीमन सिटी वालों ने तुम्हें सेकंड इन कमांड बनाने का कहा था कि अगर तुम डीमन सिटी में चले जाते हो, अगर तुम हमारे यहाँ पर इस शहर में रहते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें फीनिक्स सिटी का सेकंड इन कमांड बना दूंगा। डीमन सिटी वालों से भी ज्यादा जहाँ पर तुम्हें इज्जत और रुतबा मिलेगा और बहुत ज्यादा पैसा भी मिलेगा। हमारा फीनिक्स सिटी डीमन सिटी से कहीं ज्यादा पावरफुल है और बहुत ज्यादा पैसे वाला है, इसलिए अगर तुम यहाँ के सेकंड इन कमांड बनते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा। बीमिंग फेंगवू से कहता है तुम्हारी ऑफर
तो बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन जबकि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं सिटी लॉर्ड से फाइट करके सिटी लॉर्ड बन सकता हूँ, तो फिर मुझे सेकंड इन कमांड बनने की क्या जरूरत है। ये बात सुनते ही फेंग वू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने पास से एक नाइफ निकालते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, दिन में सपने देखना बंद करो, तुम कभी भी इस सिटी के लॉर्ड नहीं बन सकते। फेंग वू क्योंकि बातें करते हुए बिमिंग के बहुत ज्यादा करीब आ चुका होता है, इसलिए वहाँ से उस पर स्नीक अटैक करना बहुत ज्यादा आसान होता है। वो अपने नाइफ से जैसे बिमिंग पर अटैक करने लगता है, बिमिंग बहुत ही जल्दी उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह का स्नीक अटैक मुझ पर कर सकते हो? लेकिन नहीं, मैं तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और होशियार हूँ। साथ ही बिमिंग उसके बाजू को मोड़ देता है और उसका बाजू तोड़ देता है। फेंग वू वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देता है। फेंग वू का एक बाजू टूट जाने के बाद फेंग वू से कहता है, तुम सिर्फ एक बंदर हो, तुम कुछ भी नहीं। और दूसरे हाथ में पावर रिलीज करते हुए फिर से बिमिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, मैं आज तुम्हें मार डालूंगा, चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। फेंग वू के हाथ में जो डैगर था वो बिमिंग के पास ही गिरा होता है। बिमिंग उसको अपने पाँव से ऊपर की तरफ उठाता है और साथ ही उसको किक मारते हुए उसकी तरफ फेंक देता है। डैगर उड़ता हुआ सीधा जाकर फेंग वू की चेस्ट में लगता है, जिससे फेंग वू पीछे की तरफ गिर जाता है। फेंग वू नीचे गिरने के बाद कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक लो क्लास के बंदर से कैसे हार सकता हूँ? मैं एक रॉयल ब्लड हूँ। और साथ ही फेंग वू मर जाता है। फेंग वू के मरने के फौरन बाद ही बिमिंग भी अपने मुंह से खांसते हुए ब्लड निकालता है। वो भी एक जोरदार झटका लगता है। बिमिंग अपनी चेस्ट पे हाथ रख लेता है। गू डाउ से कहता है, बॉस क्या तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ? बिमिंग उनसे कहता है, मैं बहुत ज्यादा वीक हो चुका हूँ क्योंकि इस स्केलेटन गन ने मेरी बहुत सारी सोल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा। बिमिंग अपनी चेस्ट को और भी जोर से पकड़ लेता है और घुटनों के बल आ जाता है। बिमिंग कहता है कि इससे पहले कि मैं आफ्टर इफेक्ट्स की वजह से मारा जाऊं, मुझे अपनी की पावर को दोबारा से रिस्टोर करना होगा। वो जल्दी से अपने पास से वो बॉटल निकालता है जिसके अंदर जेड बोन से बनी हुई पिल्स हैं, लेकिन उसके हाथ से वो बॉटल गिर जाती है। वो सारी पिल्स भी जमीन पर बिखर जाती हैं। बिमिंग चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है, मैं तो अपने हाथों को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा। और साथ ही वो पीछे की तरफ नीचे गिर जाता है। गूडा और ब्लैक विडो भागते हुए उसके पास आ जाते हैं। बिमिंग गिरने के बाद वहीं पर बेहोश हो जाता है, जबकि स्नोबॉल जल्दी से आकर उसकी कमर पर बैठ जाती है और कूदना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर के बाद जब बिमिंग को होश आती है तो स्नोबॉल उसके ऊपर बैठी चिरप चिरप कर रही होती है। गूडा उसे सहारा देते हुए उठाता और कहता है, चलो शुक्र है बॉस तुम्हें होश तो आई। बिमिंग उसे कहता है, मैं कितनी देर तक किसी तरह बेहोश था? गूडा उसे कहता है, ज्यादा नहीं, बस कुछ ही घंटों तक। तुमने तो हमें बहुत ज्यादा डरा दिया था, मुझे लगा शायद तुम्हारा काम हो गया। फिर वो स्नोबॉल की तरफ इशारा करते हुए कहता है, स्नोबॉल का शुक्रिया कि इसने तुम्हें बचा लिया, ये तुम्हें मेडिसिन और पिल्स भी दे रही थी और साथ ही अपनी एनर्जी को तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफर कर रही थी। बिमिंग स्नोबॉल को उठा लेता है और कहता है, स्नोबॉल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने फिर से मेरी जान बचा ली। जनरल वी और जैंग के ग्रैंडपा वो दोनों भी वहीं पर आ जाते हैं। बिमिंग जनरल वी से पूछता है, लॉर्ड फेंग का क्या हुआ? क्या आप लोगों ने उसको मार दिया? जनरल वी बिमिंग से कहते हैं, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए तो स्टार अलायंस वालों ने उसे अपना बंदा बनाया हुआ है। हम दोनों मिलकर भी उसे नहीं संभाल पाए। ऐसे ही उसे एक ओपनिंग मिली, वो यहाँ से भाग गया। मुझे लगता है कि वो स्टार अलायंस वालों को रिपोर्ट करने के लिए गया होगा। अब जल्दी से बताओ कि हमारा नेक्स्ट प्लान क्या होने वाला है? अगर स्टार अलायंस वाले अपनी पूरी फोर्स लेकर यहाँ पर आ जाते हैं और हम पर अटैक करते हैं, हम लोग क्या करेंगे? बिमिंग उन दोनों से कहता है, प्लीज रिलैक्स हो जाए, मेरे पास पूरा प्लान तैयार है, मैंने पहले से प्लान तैयार किया हुआ है। चलो जैंग फैमिली के मेंशन में चलकर बैठकर बात करते हैं। वो दोनों मास्टर्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सोच रहे होते हैं, इस लड़के ने तो पहले से प्लान बनाया हुआ है, चलो फिर चलते हैं। नेक्स्ट सीन जैंग फैमिली के मेंशन का होता है। जनरल वी और बिमिंग दोनों इस जैंग फैमिली के मेंशन के टी रूम में बैठे चाय पी रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद जैंग के ग्रैंडपा वहाँ पर आते हैं और कहते हैं, मुझे माफ कर दो, मुझे एक जरूरी काम था, इसलिए आप लोगों को वेट करना पड़ा। जैंग के जख्मों को देख रहा था, उसके जख्म इतने ज्यादा गहरे नहीं है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। जनरल वी से कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर लेडी जैंग को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाता, क्योंकि लेडी जैंग हमें यहाँ पर लेकर आई थी, ये सारा उनका प्लान था। अब जबकि हमें बताया कि लेडी जैंग बिल्कुल ठीक है, तो फिर हम लोग बात करते हैं अब आगे का हमारा प्लान क्या होने वाला है। जनरल वी बिमिंग से कहते हैं, तुमने कहा कि तुम्हारे पास एक प्लान है स्टार अलायंस वालों को हराने का, अब जल्दी से हमें बताओ कि वो प्लान कौन सा है। बिमिंग उनसे कहता है, वैसे तो हमने स्टार अलायंस वालों को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों ने स्टार सिटी में उन्हें जो भी करना था उसको नाकाम बना दिया। डीमन रिफाइनिंग टावर को वो लोग हासिल नहीं कर पाए, और अब फीनिक्स सिटी जहाँ पर उनका कब्जा था वो भी प्लान उनका पूरा नहीं हो सकता। जहाँ पर उनके तटपुंजी यानी कि फेंग फैमिली को हटा दिया है, वो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में है। लगता है कि 1 साल के अंदर अंदर वो यहाँ पर अपने सोल्जर्स को भेजेंगे और फुल अटैक करेंगे। तो मेरा प्लान उनसे निपटने का ये है कि हम तीनों बड़े शहरों को मिलाकर एक शहर बनाते हैं। यहाँ पर तीनों शहरों के लोग एक साथ मिलकर रहेंगे और एक साथ मिलकर स्टार अलायंस वालों से फाइट करेंगे। जनरल वी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम वाकई में तीनों शहरों को एक साथ मिला सकते हो? फेंग के ग्रैंडपा से कहते हैं, 1 साल के अंदर तीनों शहरों को मिलाना ये नामुमकिन बात है। वो दोनों ही एल्डर ये बात सुनकर खामोश हो जाते हैं। बिमिंग अपने चाय का कप उठाता है और चाय पीने के बाद उनसे कहता है, ये इतना भी ज्यादा मुश्किल काम नहीं है,
वो जनरल वी से कहता है आप डीमन सिटी के पुराने सिटी लॉर्ड हैं और आपका जो सिटी लॉर्ड है वो भी आपकी फैमिली का एक हिस्सा है। उसको मनाना इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं होना चाहिए, आप उसको आसानी से मना सकते हैं। फिर वो जैंग के ग्रैंडपा से कहता है अब जबकि हम लोगों ने फैंग फैमिली को यहाँ से हटा दिया है तो सिटी लॉर्ड की पोस्ट खाली हो चुकी है। फिनिक्स सिटी में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि उस पोस्ट को भर सके आपके अलावा। तो एक बार आप सिटी लॉर्ड बन गए तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। जनरल वी बिमिंग से कहते हैं मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है ये बात सच नहीं है, मैं अपने सिटी लॉर्ड के साथ बात नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरी बात नहीं सुनेगा, हालांकि वो मेरी ही फैमिली का एक हिस्सा है। वैसे भी डीमन सिटी में 100 से ज्यादा फैमिलीज हैं, मैं उन सबको कैसे कन्विंस कर सकता हूँ कि वो तुम्हारी इस अलाइंस को मान ले, तीनों शहरों को मिलाकर एक शहर बनाने के लिए राजी हो जाए। ग्रैंडपा जैंग भी उसे कहते हैं मेरे लिए भी ये काम इतना ज्यादा आसान नहीं है, इस पूरे शहर को दोबारा से रीबिल्ड करना होगा और इस शहर के लोग फैंग फैमिली को इतनी आसानी से नहीं भूलेंगे। उनके साथ जो कुछ भी हुआ है वो उनके जहन में है और वो हमें इतनी आसानी से अपना सिटी लॉर्ड नहीं बनाने देंगे, इसलिए वो इस बात को कभी भी नहीं मानेंगे कि हम लोग 3 बड़े शहरों को मिलाकर एक शहर बनाने वाले हैं। बिमिंग उन दोनों की बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है तो यहाँ पर मसला वही है, मुझे पता है कि ये दोनों बूढ़े यही सोच रहे हैं जब हम लोग 3 बड़े शहरों को मिलाकर एक चौथा बड़ा शहर बनाएंगे तो उसके बाद शहर का हेड यानी लॉर्ड कौन बनेगा, क्योंकि ये दोनों ही अपने अपने शहरों के लॉर्ड्स हैं। तो ये इस बात को कभी भी नहीं मानेंगे कि ये किसी तीसरे के अंडर में आए। लेकिन अगर हम लोग स्टार अलायंस वालों को वाकई में हराना चाहते हैं तो हमें तीनों बड़े शहरों को मिलाकर एक बड़ा शहर बनाना होगा ताकि हम सब लोग मिलकर स्टार अलायंस का सामना कर सके। तो क्या बिमिंग इन तीनों बड़े शहर वालों को राजी कर पाएगा कि एक चौथा बड़ा शहर बनाया जाए तीनों बड़े शहरों को मिलाकर ताकि हम अलायंस के साथ फाइट कर सके? इस सवाल का जवाब हमें नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगा। गॉड लेवल की एपिसोड 57 यहीं पे एंड होती है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। गॉड लेवल की एपिसोड 58 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे बिमिंग उन दोनों एल्डर्स से कहता है कि मैं तीनों बड़े शहरों को मिलाकर एक बड़ा शहर बनाना चाहता हूँ ताकि हम सब लोग मिलकर उनका मुकाबला कर सकें। लेकिन वो दोनों ही एल्डर उसकी बात नहीं मानते क्योंकि उन दोनों को लगता है कि जब वो नया शहर बनाएगा तो उसका नया रूलर कौन बनेगा। जू पेंग कहता है ऐसे तो ये दोनों नहीं मानेंगे, मुझे कोई ना कोई आइडिया लगाना होगा। और वो थोड़ी देर सोचने के बाद उन दोनों एल्डर से कहता है ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, हम लोग इन तीनों बड़े शहरों को वहीं पर रहने देंगे जहाँ ये पहले से है और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे जिसके मुताबिक जिस पर भी पहले अटैक होगा बाकी के दोनों शहर वहाँ पर आकर उनकी हेल्प करेंगे। जनरल व्यू से कहते हैं मुझे तुम्हारा ये वाला आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आया, जबकि जैंग व्यू से कहती है हाँ मुझे भी ये बहुत अच्छा लगा। लेकिन साथ ही बिमिंग उनसे कहता है जरा मुझे सोचने दो। वैसे भी हमारे डीमन सिटी वालों में जनरल वी जो वो घोड़े हैं, स्टार अलायंस वाले इनके पीछे लगे हुए हैं, और फिनिक्स सिटी में जहाँ पर स्टार अलायंस वालों की हुकूमत थी और तुम लोगों ने फैंग फैमिली को हटाकर अब जैंग फैमिली को लॉर्ड बना दिया है, तो मुझे लगता है कि स्टार अलायंस वाले इन दोनों फैमिलीज में से पहले किसी बड़ी फैमिली पर अटैक करेंगे। लेकिन हमारा स्टार सिटी बहुत ज्यादा दूर है, अगर हमें पता चलता है कि आप लोगों पर अटैक हुआ है हमारे लोगों को यहाँ तक पहुँचने में कई दिन लग जाएंगे। और क्योंकि वो स्टार सिटी पर पहले से अटैक कर चुके हैं जहाँ पर उन्हें बहुत ज्यादा मार खाना पड़ी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब वो दोबारा सेम पावर के साथ अटैक करेंगे। इस बार वो बहुत सारे वेपन्स लेकर आएंगे और साथ में शायद हो सकता है कि कुछ गॉड लेवल के हंटर्स भी लेकर आए। ये बात सुनते ही वो दोनों बूढ़े बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन्स लेकर आएंगे, क्या वो अपने साथ गॉड लेवल के हंटर्स भी लेकर आ सकते हैं। बिमिंग उनसे कहता है लेकिन आप लोगों को परेशान होने की क्या जरूरत है, आप दोनों एल्डर्स तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, अगर आप दोनों में से किसी के शहर पर अटैक होता है तो मुझे लगता है कि आप लोग अपने आप को संभाल सकते हो। 10 से 15 दिन तक तो अपने आप को संभाल कर रख ही सकते हो जब तक कि हमारे स्टार सिटी के ट्रूप्स यहाँ तक नहीं पहुँच जाते। ग्रैंडपा जैंग हंसते हुए बिमिंग से कहते हैं तुम्हारा आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा था, वो तीनों शहरों को मिलाकर एक बड़ा शहर बनाने वाला। हमारे लिए 1 साल का अरसा बहुत ज्यादा है, हम 1 साल में अपने पूरे शहर को दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं। जबकि जनरल वी भी उससे कहते हैं हालांकि मैं अब सिटी लॉर्ड नहीं रहा, लेकिन सिटी लॉर्ड को मनाना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं है क्योंकि वो भी वी फैमिली का हिस्सा है, मैं सबको मनाकर यहाँ पर ले आऊंगा। बिमिंग उन दोनों से कहता है लेकिन थोड़ी देर पहले तो तुम दोनों ने कहा था कि तुम दोनों ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल काम है। वो दोनों से कहते हैं ब्रदर चैन आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, हमें फ्यूचर का सोचना चाहिए कि फ्यूचर में हम लोग अपने शहरों को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, फ्यूचर के लिए हम लोग कुछ भी करेंगे। तुम पिछली सारी बातों को भुला दो, अब हमें बस इतना बताओ कि प्लान क्या है, तीनों बड़े शहरों को मिलाकर एक बड़ा शहर कैसे बनाएंगे। बिमिंग उनसे कहता है चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमारे नए शहर का नक्शा कैसा होगा। बिमिंग कहता है मैं इन सारे कप्स को अपने शहर के तौर पर यूज करने वाला हूँ। वो वहीं पर टेबल के ऊपर एक छोटा सा मैप बनाता है और उसके चारों कोनों पर एक एक कप रख देता है। बिमिंग उनसे कहता है मैं अपने नए शहर में 4 छोटे छोटे शहर बनाना चाहता हूँ, वो भी 4 कोनों पर जो कि ईस्ट साउथ और नॉर्थ वेस्ट की तरफ होंगे, और इन चारों शहरों को एक बड़ी सी दीवार जोड़ेगी जिसकी वजह से हमें प्रोटेक्शन मिलेगी। और इसके अलावा बहुत सारे नए प्रोटेक्शन मेथड्स भी वहाँ पर अप्लाई किए जाएंगे। नॉर्मल दिनों में ये तीनों शहर अपना अपना काम करेंगे और अपने सिटी रूलर की बात मानेंगे और कोई भी एक दूसरे के काम में मुदाखलत नहीं करेगा। लेकिन जब कभी वार होगी या फिर हम पर अटैक होगा तब तीनों शहर मिलकर एक हो जाएंगे।
ग्रैंडपा ज़ैंग उसे कहते हैं, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि हम लोग इस बड़े शहर को 4 छोटे हिस्सों में क्यों तकसीम कर रहे हैं। बिमिंग कहता है, जैसा कि आप सब लोगों ने देखा है कि स्टार अलायंस के खिलाफ मेरे सारे डीमंस ने बहुत ही अच्छे से फाइट की थी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने डीमंस के लिए एक अलग से शहर बना दूं, जहाँ पर वो अपना घर समझते हुए उस शहर में रह सकें और अपने आप को आजाद समझें। तो वहाँ पर अपना एक रूलर सेलेक्ट करेंगे और उसी के नीचे रहेंगे। इससे ये होगा कि बाकी के सारे डीमंस भी वहीं पर आकर रहेंगे और हमारे इंसानों के शहरों पर डीमंस के अटैक का खतरा कम हो जाएगा। जनरल वी से कहते हैं, हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे सारे के सारे डीमन बहुत ही अच्छे से फाइट कर रहे थे, इसलिए मुझे इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं, उन्हें एक शहर दे दो। ग्रैंडपा ज़ैंग भी कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग अपना अपना रूल कर सकते हैं और अपने लिए बीस भी टेम कर सकते हैं। ठीक है, मुझे भी ये बात मंजूर है। फिर वो दोनों से कहते हैं, लेकिन तुम जो नया शहर बनाना कहाँ पर चाहती हो, जगह कौन सी होगी। बिमिंग उनसे कहता है, फिनिक्स सिटी से कोई 900 मील दूर एक ऐसी लेक है जहाँ पर हर तरफ पहाड़ हैं। मुझे लगता है कि हमारे नए शहर के लिए वो जगह बिल्कुल ठीक रहेगी, क्योंकि वहाँ पर घुसकर अटैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन वहाँ पर रहने में आसानी होगी क्योंकि वहाँ पर पानी भी अवेलेबल है। जबकि बिमिंग सोच रहा होता है कि वहाँ पर जो रूइंस हैं वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। स्टार अलायंस वाले भी उन रूइंस के अंदर जाना चाहते थे, शायद वहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट खजाना छुपा हुआ है। अगर मैं वहाँ पर शहर बना लेता हूँ तो मैं वहाँ पर रूइंस के अंदर आसानी से जा सकता और वहाँ से छुपे हुए खजाने का पता लगा सकता हूँ। ग्रैंडपा ज़ैंग उसे कहते हैं, चलो फिर ठीक है, ज्यादा वक्त जाया नहीं करते, मैं अपने कुछ लोगों को उस जगह पर भेज देता हूँ ताकि वो जाकर उस जगह की सफाई कर दें, ताकि हमारे नए शहर को बसाने के लिए वो शहर रहने के काबिल हो जाए। जनरल वी भी उसे कहते हैं, मैं भी डीमन सिटी वापस जा रहा हूँ, जाकर कुछ तैयारियां करनी है, तुम लोगों से नए शहर में मिलेंगे। बिमिंग उन दोनों से कहता है, मैं भी स्टार सिटी में वापस जा रहा हूँ, वहाँ पर जाकर सब लोगों को ये बात बताता हूँ, जल्दी ही मिलेंगे, वो भी नए शहर में। नेक्स्ट सीन स्टार सिटी का दिखाया जाता है और कहा जाता है कि बिमिंग कुछ दिन के बाद स्टार सिटी वापस आ गया और वहाँ पर आकर स्टार सिटी के जितने भी हेड्स हैं उन सब के साथ उसने बात की। उसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है और वहाँ पर जाकर अपने स्केलेटल गन को हाथ में पकड़ लेता है। बिमिंग कहता है, आने वाली जंग को जीतने के लिए मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे स्केलेटल गन को रिफाइन करना होगा, लेकिन इसको रिफाइन करने के लिए मुझे एक एम्परर लेवल का हंटर बनना होगा, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। और बिमिंग फिर से अपने रूम के अंदर बैठकर कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। जबकि नीचे का सीन दिखाते हैं, शुई गूजोंग से कहती है, गूजोंग तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने भाई पर एक बर्डन हूँ, मैं तो उसके लिए हमेशा खतरा बन जाती हूँ कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, मैं इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। पहले मैं हमेशा उसकी हेल्प किया करती थी, घर की सफाई करती थी और उसके लिए खाना बनाया करती थी, लेकिन अब मैं उसके लिए किसी भी काम की नहीं रही। गूजोंग शुई से कहता है, अगर तुम यहाँ पर एक बर्डन हो तो इसका मतलब मैं तुमसे भी ज्यादा बेकार हूँ, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं करता और हर बार दुश्मन से मार खाता हूँ। साथ ही गूजोंग से कहता है, अगर हम दोनों भी थोड़ी सी मेहनत करें तो मुझे लगता है कि हम लोग भी बहुत ही अच्छे हंटर्स बन सकते हैं और हम लोग अपनी हिफाजत खुद कर पाएंगे। और वैसे भी तुम्हें अकेले इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर होता हूँ, लेकिन हर बार ही मार खाता हूँ, तो फिर ये दोनों की प्रॉब्लम है कि हम दोनों ही बहुत ज्यादा वीक हैं। वहीं पर गुडाओ खड़ा होता है, वो उन दोनों से कहता है, आज तो तुम दोनों बहुत ज्यादा लकी हो क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। हालांकि मेरी कल्टीवेशन और मेरा लेवल बॉस की तरह हाई नहीं है, लेकिन मेरी टीचिंग एबिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छी है। चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि एक अच्छा हंटर कैसे बनते हैं। गूसोंग, तुम्हारी बॉडी शेप बहुत ज्यादा अच्छी है और तुम्हारे पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ भी है और तुम्हारी कल्टीवेशन काफी जल्दी बढ़ती है, इसलिए मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हें सिखाता हूँ और तुम्हें कुछ टिप्स देता हूँ तो उनकी मदद से तुम बहुत ही जल्दी बहुत अच्छे लेवल के हंटर बन सकते हो सकता है कि कुछ ही दिनों में तुम वार जनरल रैंक तक पहुंच जाओ। साथ ही गुडाओ गूजोंग को खींचता हुआ कहता है, चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ अपने ट्रेनिंग ग्राउंड पर। जबकि गूजोंग चिल्लाते हुए से कह रहा होता है, तुम तो खुद एक हाई लेवल के हंटर हो, पहले तुम खुद क्यों नहीं वार लेवल के हंटर बन जाते। लेकिन गुडाओ उसकी बात नहीं सुनता और उसे खींचते हुए अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाता है। गू फैमिली वालों के पास अपना एक बैटल ग्राउंड होता है, यानी एक जंगल होता है जिसके अंदर गू फैमिली वालों ने अपने कुछ बीस्ट को रखा हुआ है ताकि वो अपने नए हंटर्स को वहाँ पर ट्रेन कर सके। गुडा वहाँ पर आने के बाद गूजोंग से कहता है, तुम्हारा वेलकम, ये हमारा बैटल ग्राउंड है जहाँ पर हम अपने आप को ट्रेन करते हैं, जहाँ पर हम बहुत ही जल्दी अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट हैं। गुडा अपने पास एक पिल निकालता है और गूजोंग को देते हुए कहता है, ये तुम्हारी की को रेप्लेनिश करने के लिए है, अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारी की पावर कम हो गई है तो इसको खा लेना, इससे तुम्हारी की पावर बढ़ जाएगी। क्योंकि ये बैटल ग्राउंड एरिया इतना भी आसान नहीं है, जहाँ पर बहुत सारे पावरफुल डीमंस भी हैं। गूजोंग गुडाओ से वो पिल ले लेता है और उसे कहता है, लेकिन तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। गुडाओ गूजोंग से कहता है, क्योंकि हम लोग हमेशा बिमिंग के साथ रहते हैं और अगर बिमिंग के साथ वाले लोग बहुत ज्यादा कमजोर होंगे तो बाकी के सारे लोग बिमिंग को भी कमजोर समझेंगे और हमें नीचे दबाना शुरू कर देंगे। हम लोग नए शहर के रूलर्स नहीं बन सकते, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बिमिंग के साथ जितने भी लोग हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। नए शहर में जब हम लोग जाएं तो सारे लोग हमारी रिस्पेक्ट करें। गूजोंग गुडाओ की बात सुनने के बाद कहता है, मुझे तुम्हारी बात की समझ आ गई, ठीक है, मैं अपने आप को कल्टीवेट करने के लिए तैयार हूँ, मैं एक हंटर बनूंगा और काफी ज्यादा पावरफुल हंटर बनूंगा। लेकिन यहीं पर एक नेक
कैरेक्टर की एंट्री होती है वो गू डाओ का बड़ा कजन होता है। वो गूजोंग से कहता है तुम इस बैटल ग्राउंड के अंदर नहीं जा सकते, ये हमारी गू फैमिली की प्रॉपर्टी है, तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, तुम एक बाहर वाले हो। गू डाओ गूजोंग से कहता है मैंने तुमसे जैसा कहा है वैसा ही करो, जाओ अंदर चले जाओ जल्दी से, इन सब लोगों को मुझ पर छोड़ दो, मैं इनको यहीं पर रोका रखता हूँ। गू डाओ अपने कजन से कहता है लेकिन मैंने क्या किया, मैं तो बस इस लड़के की कल्टीवेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और साथ ही वो उसे इशारा करते हुए कह रहा होता है गूजोंग यहाँ से जल्दी से जाओ। गूजोंग इशारा मिलते ही वहाँ से भागना शुरू कर देता है और उस बैटल ग्राउंड के अंदर चला जाता है, जबकि कजिन चिल्लाकर उसे कहता है अपने लड़के को यहीं पर रोको, उसे बैटल ग्राउंड के अंदर मत जाने दो। लेकिन वो सारे लोग गूजोंग को नहीं रोक पाते। कजिन उसे कहता है तुम्हें पता है ना कि ये बैटल ग्राउंड कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, यहाँ पर बहुत ही पावरफुल डीमन और बीस्ट रहते हैं, फिर भी तुमने एक शुरुआती हंटर को वहाँ पर बेच दिया है जिसके पास अभी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं है। गू डाओ अपने कजन से कहता है लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये हम लोग सारे जानते हैं कि इस बैटल ग्राउंड के अंदर जितने भी डीमंस और बीस्ट हैं वो सारे हमारी फैमिली के पालतू हैं, इसलिए वो हमारे किसी भी शुरुआती हंटर को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यहाँ के सारे डीमंस और मॉन्स्टर्स हमारी गू फैमिली के हंटर्स को कल्टीवेट करवाने के लिए ही है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी बीस्ट गूजोंग को नुकसान पहुंचाएगा। कजिन उसे कहता है क्योंकि तुम घर में नहीं थे इसलिए तुम्हें इस बारे में नहीं पता, हमारी गू फैमिली ने बहुत सारे नए डीमंस और मॉन्स्टर्स को पकड़कर इस बैटल ग्राउंड में छोड़ा है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो सारे अनट्रेन्ड हैं, इसलिए फैमिली हेड ने कहा था कि कोई भी हमारी इजाजत के बिना यहाँ पर ना जाए। तुम्हें तो बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए कि तुमने अपने दोस्त को इस बैटल ग्राउंड के अंदर मरने के लिए बेच दिया है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा दोस्त अब जिंदा वापस आएगा, जाओ जाकर जश्न मनाओ। ये बात सुनते ही गू डाओ बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, चिल्लाना शुरू कर देता है कि अगर गूजोंग को कुछ हो गया बॉस तो मुझे मार डालेगा, तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। फिर वो सारे लोग भागते हुए बैटल ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं गूजोंग को ढूंढने के लिए। थोड़ी देर ढूंढने के बाद वो लोग थक जाते हैं। कजिन उसे कहता है हम लोग तो उसे ढूंढ नहीं पाए, पता नहीं वो कौन से एरिया में चला गया है, हम लोग जाकर वापस रिपोर्ट करते हैं, एल्डर एक टीम बनाएंगे, फिर वो टीम गूजोंग को ढूंढने की कोशिश करेगी क्योंकि हम लोग तो उसे ढूंढ नहीं पाए। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि गूजोंग के साथ क्या होने वाला है, क्या गूजोंग बैटल ग्राउंड में किसी बीस्ट को मारेगा या फिर किसी बीस्ट के हाथों मारा जाएगा। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल के एपिसोड 59 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था गू डाओ गूजोंग को अपने बैटल ग्राउंड में लेकर जाता है और उसे अंदर भेज देता है, जबकि उसका कजिन वहाँ पर आकर उसे कहता है क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पर हमने नए बीस्ट और डीमंस को रखा है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो वाइल्ड है, तुम्हारे इस दोस्त को मार डालेंगे। फिर वो दोनों मिलकर उसको ढूंढने के लिए जंगल के अंदर चले जाते हैं लेकिन उन्हें वो कहीं पर भी नहीं मिलता। तो एपिसोड 59 की शुरुआत में गूजोंग का सीन दिखाते हैं। गूजोंग उसी बैटल ग्राउंड के अंदर फिर रहा होता है और कहता है मास्टर ने कहा था कि यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट हैं जो कि हमारी कल्टीवेशन को बढ़ाने में हमारा साथ देते हैं क्योंकि वो सारे पालतू हैं, लेकिन मुझे तो यहाँ पर अभी तक एक भी बीस्ट और डीमन नजर नहीं आया, पता नहीं मैं कैसे कल्टीवेट करूंगा। गूजोंग अभी बड़ी बड़ी घास में चलता हुआ जा रहा होता है कि उसके पीछे एक बियर मॉन्स्टर निकलता है। गूजोंग जल्दी से पीछे की तरफ देखता है तो पीछे एक बियर मॉन्स्टर खड़ा होता है, वो उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है अब ये क्या चीज है। गूजोंग उस बियर मॉन्स्टर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है चलो शुक्र है एक मॉन्स्टर तो मिला, मुझे अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का मौका मिलेगा, मैं इस बियर मॉन्स्टर को मार डालूंगा और उसके बाद इसका सूप बनाकर बिमिंग को भी दूंगा और उसे दिखाऊंगा कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। नेक्स्ट सीन हेव मेंशन का दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लैक विडो खड़ी होती है, जबकि ब्लैक विडो के पास स्टार सिटी के ब्लैक पकोडा के कुछ लोग आते हैं और उसे कहती हैं क्या तुम्हारा नाम ब्लैक विडो है और तुम लोहे सिटी की ब्लैक पकोडा की मालिक हो। ब्लैक विडो उसे कहती है और तुम कौन हो और यहाँ पर किस लिए आए हो। वो उसे अपने बारे में बताता है कि मैं ब्लैक पकोडा का एक वर्कर हूँ और हमारे ब्लैक पकोडा के मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं, वो तुम्हारे साथ एक मीटिंग करना चाहते हैं। ब्लैक विडो की बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। नेक्स्ट सीन फिर से बैटल ग्राउंड का दिखाया जाता है जहाँ पर गूजोंग उस बियर मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा है। वो बियर मॉन्स्टर गूजोंग पर अटैक करता है जिससे गूजोंग पीछे जाकर गिरता है। गूजोंग फिर से उठकर खड़ा हो जाता है जबकि वो बियर मॉन्स्टर उसके सामने लगातार रोर किए जा रहा होता है कि वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। गूजोंग कहता है मैंने भी इस पर इतने ज्यादा पंचेस मारे हैं लेकिन ये तो हारने का नाम ही नहीं ले रहा। वो बियर मॉन्स्टर फिर से एक जोरदार रोर करता है और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। गूजोंग पहले तो उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये तो वाकई में एक डीमन है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। तभी तो गू फैमिली वाले सारे हंटर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो इन डीमंस के साथ अपनी प्रैक्टिस करते हैं। गूजोंग भी अपने हाथ पर अपनी की पावर को रिलीज करता है और उसे पंच मारने के लिए रेडी हो जाता है। जैसे वो बियर मॉन्स्टर उसके करीब आता है गूजोंग उसके चेहरे पर एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर गूजोंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मैंने कर दिया, मैंने इस बियर मॉन्स्टर के चेहरे पर एक जबरदस्त पंच मारा जिसकी वजह से वो नीचे गिर गया। लेकिन साथ ही वो बियर मॉन्स्टर फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और उस पर अटैक करता है। वो गूजोंग को अपना पंजा मारता है जिसकी वजह से गूजोंग पीछे दूर जाकर गिरता है। गूजोंग पीछे एक पत्थर के साथ जाकर गिरता है जिसकी वजह से उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। गूजोंग कहता है मैंने अपनी बहुत सारी स्पिरिट
लिमिटेड एनर्जी को यूज कर दिया है। क्योंकि मैं अभी शुरुआती दौर का हंटर हूँ, इसलिए मेरे पास इतनी ज्यादा की पावर नहीं है। वो जल्दी से अपने पास से वो पिल निकालता और कहता है लगता है कि मुझे इस पिल को खाना होगा, जो कि मास्टर गुडाओ ने मुझे दी थी। गुजोंग जल्दी से उस पिल को खा लेता है, जिसकी वजह से उसकी की पावर रिस्टोर हो जाती है। गुजोंग कहता है गू फैमिली की ये पिल तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है, इसकी वजह से मेरी बहुत सारी की पावर रिस्टोर हो गई है। फिर वो उस बियर की तरफ देखता है और कहता है चलो फिर आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। गुजोंग इस बड़े से पत्थर के साथ आकर गिरा होता है। वो उस पत्थर की तरफ देखता है और कहता है मैं इस पत्थर को उठाकर उस बियर मॉन्स्टर के ऊपर फेंकता हूँ। फिर वो उस पत्थर को उठा लेता है। हालांकि वो बहुत बड़ा पत्थर होता है, लेकिन फिर भी गुजोंग उसे बड़ी आसानी से उठा लेता है। वो बियर मॉन्स्टर भी इसे देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। गुजोंग जैसे ही उस पत्थर को उठाकर उस बियर मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है, वो बियर मॉन्स्टर अपने मुंह के अंदर से एक एनर्जी बीम निकालता है और उस बड़े से पत्थर को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन जब वो उस पत्थर को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके ऊपर एनर्जी बीम फेंक रहा था, उसी वक्त गुजोंग घूमते हुए उसके पीछे चला जाता है और साथ ही उस पर अटैक कर देता है। गुजोंग उसे पीछे की साइड से एक जबरदस्त पंच मारता है, जिसकी वजह से उसका हाथ उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है। वो बियर मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। गुजोंग चैन की सांस लेता है और कहता है क्या वाकई में मैंने इसको मार दिया? क्या मैं ये बैटल जीत चुका हूँ? मैंने तो एक डीमन मॉन्स्टर को अपने हाथों से मारा है। गुजोंग को उसी बैटल ग्राउंड के अंदर रात हो जाती है। गुडाओ और उसका कजन लाइट्स लेकर उसको ढूंढ रहे होते हैं। वो उसे आवाजें लगा रहे होते हैं कि गुजोंग तुम कहाँ पर हो। गुडाओ अपने साथियों से कहता है हमें गुजोंग को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा, अगर उस गुजोंग के साथ कुछ हो गया तो बॉस मुझे नहीं छोड़ेगा। गुडाओ अपने कुछ साथियों से कहता है तुम में से कुछ उस तरफ जाओ और कुछ इस तरफ जाओ और उसे ढूंढो। पर गुडाओ का एक साथी कहता है मुझे गुजोंग मिल गया है। वो गुजोंग के चेहरे पर लाइट मार रहा होता है। गुजोंग उसे कहता है क्या हो गया, तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? गुजोंग ने अपनी बैग पर एक बड़ी सी टोकरी उठाई होती है। गुडाओ को जैसे गुजोंग का पता चलता है, वो भागता हुआ उसके पास आ जाता है और उसे कहता है क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? गुजोंग आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है आपने मुझे जो मेडिसिन पील दी थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। हाँ मैं थोड़ा सा जख्मी हुआ था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुडाओ से कहता है लेकिन तुम्हारे पीछे ये बास्केट कैसी है? जब तुम इस जंगल के अंदर आए थे तब तुम्हारे पास ये बास्केट नहीं थी। गुजोंग की उस बास्केट के अंदर से उस बियर मॉन्स्टर का पंजा नजर आ रहा होता है। गुजोंग उसे कहता है अब और बहुत सारे बैम्बू ट्रीज थे, मैंने उन सारे बैम्बू ट्रीज को यूज करते हुए ये बास्केट बना ली, क्योंकि मैंने रास्ते में एक डीमन मॉन्स्टर को मारा था, एक बियर मॉन्स्टर को, और फिर मैंने अपने हाथों से ही उसका गोश्त बना लिया और उसे इस टोकरी में डाल लिया है। अब हम सब लोग जाकर इसको खाएंगे। बियर डीमन का नाम सुनकर गुडाओ और उसका कजन बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो सारे हंटर भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और गुडाओ से कहते हैं मास्टर गू ये तो बहुत ही बुरा हो गया, अगर इसने एक बियर मॉन्स्टर को मारा है तो डीमन बियर फैमिली का एक मेंबर हो सकता है। और आपको पता है कि हमारी गू फैमिली के साथ एल्डर बियर के बहुत ज्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर एल्डर बियर को इस बारे में पता चल गया कि आपके इस दोस्त ने उसके ग्रैंडसन को मार दिया है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, तो हमें कभी भी माफ नहीं करेगा। गुडाओ उनकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है एल्डर बियर मुझे याद है कुछ साल पहले वो अपने डीमन एम्परर रैंक पर पहुंचा था, अगर ये वाकई में उसका ग्रैंडसन है तो इसका मतलब ये भी अपनी एडवांस लेवल पर होगा। लेकिन ज्यादा हैरानी की बात ये है कि गुजोंग ने एडवांस रैंक के डीमन बियर को कैसे मार दिया? ये तो सिर्फ एक शुरुआत दौर का हंटर है, यानी कि अभी भी इसने हंटर बनना स्टार्ट किया है। गुजोंग काफी ज्यादा खुश होता है और गुडाओ से कहता है मुझे लगा था शायद मैं कभी इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, लेकिन शुक्र है मेरी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है कि मैं तुम लोगों से यहाँ पर मिल गया। गुडाओ से कहता है अब जबकि तुम हमें मिल चुके हो चलो जल्दी से ससुरा बैटल ग्राउंड से बाहर निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। तो लोग जैसे वहाँ से जाने लगते हैं उन्हें एल्डर बियर के चिल्लाने की आवाज आती है। कजन गुडाओ से कहता है अगर तुम्हें इससे और कुछ बातें करनी है तो वापस जाकर कर लेना, चलो जहाँ से जल्दी से निकलते हैं, वापस चलते हैं। मुझे कुछ बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है, लगता है कि कोई डीमन मॉन्स्टर हमारी तरफ आगे बढ़ रहा है। जैसे वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं वहाँ पर अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आता है। कजन गुडाओ से कहता है मुझे लगता है कि ये हवा का झोंका मॉन्स्टर्स की वजह से आ रहा है, लगता है कि उन डीमन मॉन्स्टर्स ने हमें ढूंढ लिया है। कजिन उन सब से कहता है असुरा बैटल ग्राउंड में बहुत सारे डीमन मॉन्स्टर्स हैं जो कि किसी वक्त भी हम पर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी होता है इन डीमन मॉन्स्टर्स को उस बारे में पता चल जाता है। उन्हें पता चल गया होगा कि एल्डर बियर के पोते को मार दिया गया है, इसलिए अपने आसपास नजर रखो, कोई भी मॉन्स्टर हम पर अटैक कर सकता है। उन सब के इर्द गिर्द एक धूल सी उड़ना शुरू हो जाती है, जबकि उसी वक्त एक हंटर के पीछे दिखाते हैं एक बड़ा सा स्नेक मॉन्स्टर निकलता है और वो उस हंटर को खा जाता है। जबकि उस हंटर की चीखने की आवाज बाकी सारे हंटरों तक पड़ती है, वो सारे घबरा जाते हैं। वो सारे अपने आसपास देखते हैं क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सा मॉन्स्टर हम पर अटैक कर रहा है। उसी वक्त वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े स्नेक्स निकल आते हैं, जबकि उनमें से एक स्नेक ने उनके हंटर दोस्त को अपने मुंह में रखा होता है। गुजोंग चिल्लाते हुए गुडाओ से कहता है यंग मास्टर गु यहाँ पर तो बहुत सारे सांप हैं। गुडाओ से कहता है हाँ मुझे तो दिखाई नहीं देता, मैं तो अंधा हूँ। गुडाओ अपने कजिन से कहता है तुम इस बैटल ग्राउंड में बहुत बार आ चुके हो, तुम एक एक्सपर्ट हो, क्या तुम्हारे पास इस सिचुएशन से निकलने का कोई हल है?
तुम्हें पता है कि यहाँ से कैसे निकले, जल्दी से कोई प्लान बताओ। कजिन उसे कहता है हाँ मेरे पास एक प्लान है, और साथ ही वो उनसे कहता है सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़ दो। गूडाओ और गूजोंग उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो सारे स्नेक मॉन्स्टर्स उनके सामने खड़े घुरा रहे होते हैं, जबकि उनका हंटर साथी कह रहे होते हैं हम सब लोग बस यहीं पर मरने वाले हैं। गूडाओ भी उन सारे डीमन मॉन्स्टर्स की तरफ देखता है और उसके बाद गूजोंग से कहता है गूजोंग तुम्हारी बास्केट के अंदर कितना ज्यादा डीमन मीट है। गूजोंग पहले तो उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और फिर हंसते हुए कहता है तुम्हारा प्लान बहुत ज्यादा अच्छा है, हम इस बियर मीट को इन सरपेंट्स के सामने फेंक देंगे, जिसकी वजह से वो इस बियर मीट के पीछे लग जाएंगे और हमें छोड़ देंगे। फिर हम लोग मौका देखते ही यहाँ से भाग जाएंगे। मास्टर गू आप तो बहुत ज्यादा समझदार हैं, मेरे ज़हन में इस तरह का कोई प्लान पहले क्यों नहीं आया। गूजोंग उसे कहता है बेवकूफ कहीं के, मैं यहाँ से भागने की बात नहीं कर रहा, मैं तुझे कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास बास्केट में इतना ज्यादा बियर मीट है तो हम सब लोग यहाँ पर बैठकर खा लेते हैं, मरने से पहले एक आखिरी खाना हो जाए। उसका कजन चिल्लाते हुए उससे कहता है तुम पागल तो नहीं होगे, ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, हमेशा यहाँ से बचकर निकलना है, जहाँ पर मरना नहीं। वहीं पर उन सांपों का किंग भी होता है, वो कहता है मैंने तो सुना था कि गू फैमिली वाले सारे वॉरियर्स हैं और बहुत ही अच्छे हंटर्स हैं, लेकिन तुम सब लोग तो सिर्फ बेवकूफ हो। वहीं पर उन सबको बियर मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज आती है। टैंपा बियर भी वहाँ पर आ जाते हैं। गू फैमिली के जितने भी हंटर्स होते हैं वो सारे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं पहले तो यहाँ पर ये सांप निकल आए, ये भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जबकि अब यहाँ पर एल्डर बियर भी आ चुका है जो कि अपने पोते का बदला लेने के लिए आया है, हमारे बचने का तो कोई चांस ही नहीं बचा। कजन गूडाओ से कहता है मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि हमारी फैमिली यहाँ पर कुछ नए बीस को लेकर आई है, ये सांप भी उन्हीं 20 में से एक है, इसको हमने टेम नहीं किया हुआ। और ये ग्रैंडपा बियर पहले से ही बहुत ज्यादा गुस्से में है, इसलिए तुम सब लोग अपना ध्यान होती रखो क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई बच पाएगा। ग्रैंडपा बियर उन सब से कहता है गू फैमिली वालों मैंने पिछले कुछ सालों से तुम लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प की है, तुम्हारे बहुत सारे हंटर्स को कल्टीवेट करने में मदद। मेरे दरमियान में एक एग्रीमेंट हुआ था कि तुम लोग हमारे साथ अपनी कल्टीवेशन करोगे, ट्रेनिंग करोगे, लेकिन हमें मारोगे नहीं, लेकिन तुम लोगों ने उस एग्रीमेंट को तोड़ दिया है, तुम लोगों ने मेरे पोते को मारा है। कजिन आगे बढ़ता है और एल्डर बियर से माफी मांगते हुए कहता है हम आपके पोते को वापस तो नहीं ला सकते, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि ये सारा कुछ एक एक्सीडेंट था, हमने जानबूझकर ऐसा कुछ भी नहीं किया। सांपों का किंग कहता है ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, मेरे लोग वहीं पर थे, उन्होंने सब कुछ देखा है, वहाँ पर कोई अकेला बंदा नहीं था, बल्कि ये सारे वहाँ पर मिलकर इकट्ठे थे। वो बियर मॉन्स्टर इनके साथ फाइट कर रहा था और इनको कल्टीवेट करने में हेल्प कर रहा था, लेकिन ये सारे लोग तो उसके गोश्त के पीछे थे और इन सब लोगों ने उसे मारकर उसका गोश्त खाने की कोशिश की है। आपके ग्रैंडसन ने तो यही सोचा था कि ये सारे लोग उसके साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा ये लोग उसके साथ ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन उस बेचारे को क्या पता था कि आज ये लोग उसको मारने के लिए आए हैं। उस बेचारे ने तो इनके साथ फाइट बैक करने की भी कोशिश नहीं की। ये सारे इतने जालिम थे कि इन सब ने मिलकर उस बेचारे को मार डाला और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। गूजोंग आगे बढ़ता है और सांपों के किंग से कहता है उस बियर मॉन्स्टर ने मुझ पर पहले अटैक किया था, इसलिए मैंने इसको मारा। गूजोंग ग्रैंड बियर से कहता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं गू फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ, मैं यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए अपने आप आया था, रास्ते में तुम्हारे बियर मॉन्स्टर ने मुझ पर अटैक किया और फिर मैंने उसको मार डाला। गू फैमिली का इस बात से कोई भी ताल्लुक नहीं है, अगर तुम्हें बदला चाहिए तो तुम मुझसे बदला ले सकते हो। सांपों का किंग उसे कहता है तुम किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ी देर पहले गूडाओ ने कहा था कि वो तुम्हारी बास्केट में रखे हुए बियर मीट को खाना चाहता है, अगर तुम गू फैमिली का हिस्सा नहीं हो तो फिर वो तुम्हारी बास्केट में रखा हुआ बियर मीट क्यों खाना चाहता था। गूडाओ सांपों के किंग की बात सुनकर हंसना शुरू कर देता है, क्योंकि बाकी के सारे हंटर्स भी गूडाओ को घूर घूर कर देखना शुरू कर देते हैं कि आखिर इसने ऐसी बात की ही क्यों थी। और यहीं पर हमारी एपिसोड 59 का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि एल्डर बियर क्या करेगा, क्योंकि वो एक पावरफुल मॉन्स्टर है, क्या वो इन सबको मार डालेगा या फिर ये सब लोग मिलकर उसको मार डालेंगे। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल की एपिसोड 60 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हम लोगों ने देखा था गूजोंग एल्डर बियर के पोते को मार देता है और एल्डर बियर से कहता है जो कुछ भी किया है वो सब कुछ मैंने किया है, गू फैमिली का इससे कोई भी ताल्लुक नहीं। सांपों का किंग गूजोंग से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं बहरा हूँ, मैंने अपने कानों से सुना है तुम्हारा ये दोस्त गूडाओ ये कह रहा था कि इस बियर के गोश्त को खा लेते हैं। गूडाओ उस सांप के मुंह से ये बात सुनकर हंसना शुरू कर देता है, जबकि बाकी के सारे हंटर उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं कि आखिर इसने ये बात की ही क्यों। सांपों का किंग गूजोंग से कहता है तुम तो सिर्फ एक शुरुआती दौर के हंटर हो, तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, जबकि एल्डर बियर का पोता वो तो अपनी एडवांस लेवल पर था, तुम उसको कैसे मार सकती हो अगर ये सारे लोग तुम्हारे साथ मिलकर उसको नहीं मारते। क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि तुमने उसको मारा है, ना कि इन सब ने। एल्डर बियर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन सब से कहता है गू फैमिली वालों अगर तुम्हारे पास और कुछ भी कहने को नहीं है तो इसका मतलब तुम ही सब लोग मुजरिम हो, तुम सब लोगों को मरना होगा, मेरे पोते के बदले में तुम सब लोग मरोगे। गूडाओ का कजन आगे बढ़ता है और उस बियर से कहता है ओल्ड बियर तुम हमारे साथ पिछले कई सालों से हो,
तुम्हें पता है कि हमारे गू फैमिली वाले लोग कैसे हैं। तुम इस सांप के सारे झूठों पर यकीन करने वाले हो। हम इस बात को मानते हैं कि ये लड़का हमारी गू फैमिली का हिस्सा नहीं है। ये असुरा बैटल ग्राउंड में अपनी मर्जी से दाखिल हुआ था और इसने तुम्हारे ग्रैंडसन को मारा है। हम तुम्हें इसके बदले में सबसे बड़ी कंपनसेशन देने को तैयार हैं। एल्डर बियर उसे कहता है, मुझे कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए। अगर तुम मेरे पोते को वापस जिंदा कर सकते हो तो फिर करके दे दो। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं चाहता। बम्बू का किंग एल्डर बियर से कहता है, एल्डर बियर तुम्हें इन सब की बातें सुनने की जरूरत नहीं है। हमें इनसे कंपनसेशन नहीं चाहिए। आज इन्होंने तुम्हारे पोते को मारा है, कल को ये तुम्हारे किसी और फैमिली मेंबर को मार देंगे। हो सकता है कल को ये तुम्हें मारने के लिए आ जाए। और इसलिए मैं तो यही सजेशन दूंगा कि तुम इन सबको यहीं पर मार डालो और इनका किस्सा खत्म कर दो। गुजोंग को सांप की बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गुजोंग अपनी बास्केट में से उस छोटे बियर की बाजू निकालता है और उसे उठाकर सीधा सांप के मुंह पर दे मारता है। छोटे बियर का वो पंजा सीधा उसके चेहरे पर लगने के बाद एल्डर बियर के सामने आकर गिर जाता है। क्योंकि एल्डर बियर का तो वो पोता है, इसलिए वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, ये तो मेरे पोते का पंजा है। गुजोंग उसे कहता है, तुम तो अपने पोते को वापस चाहते थे, मैंने तुम्हें तुम्हारा पोता वापस कर दिया है। अब इसे चुपचाप लो और यहाँ से दफा हो जाओ। और अगर तुम्हें और भी ज्यादा चाहिए तो मेरी इस बास्केट के अंदर तुम्हारे पोते के और भी बहुत सारे टुकड़े रखे हुए हैं, तुम वो सारे ले सकते हो। एल्डर बियर को उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। एल्डर बियर चिल्लाकर उसे कहता है, बच्चे लगता है कि तुम्हारी जीने की ख्वाहिश खत्म हो चुकी है, जो तुम मेरे सामने इस तरह की बातें कर रहे हो। गुजोंग जब उस एल्डर बियर के साथ बातें कर रहा होता है उसी वक्त गूडाओ का कजन कहता है, अभी मौका है। और वो साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उस एल्डर बियर के ऊपर अटैक कर देता है। तो अपने सारे साथियों से कहता है, चलो जल्दी से यहाँ से भागो। और फिर वो सारे लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, जबकि एल्डर बियर और सांपों का किंग पीछे रह जाते हैं। एल्डर बियर चिल्लाकर अपने साथियों से कहता है, जल्दी से इन सब का पीछा करो, किसी को भी यहाँ से जाने मत देना। सारे लोग भागते भागते रुक जाते हैं। गूडाओ अपने कजन से पूछता है, कजिन क्या तुम्हें पता है कि हम लोग एग्जिट से कितने ज्यादा दूर हैं? उसका कजिन उसे कहता है, नहीं मुझे नहीं पता, असुरा बैटल ग्राउंड बहुत बड़ा है, मुझे लगता है कि हम लोग एग्जिट से बहुत ज्यादा दूर आ चुके हैं। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि बस भागते रहो, कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। उसी वक्त उन्हें पीछे से कुछ डीमंस के आने की आवाज आती है। गूडाओ कहता है, ये लोग तो बहुत ज्यादा फास्ट हैं। गूडाओ से कहता है, सामने मुझे रोशनी नजर आ रही है, लगता है कि सामने एक एग्जिट है। वो सारे लोग भागते हुए उस एग्जिट की तरफ चले जाते हैं, लेकिन असल में वो एक क्लिफ होती है। वो सारे लोग जो कि भागते हुए जा रहे होते हैं वो वहाँ पर जाकर किनारे पर जाकर बड़ी मुश्किल से ब्रेक लगाते हैं। वहाँ पर नीचे एक बहुत बड़ी खाई होती है। यहाँ पर उनके सामने की तरफ एक खाई है, जबकि उनके पीछे बहुत सारे डीमंस और मॉन्स्टर्स लगे हुए हैं और वो मॉन्स्टर्स उन तक पहुँच जाते हैं। गुजोंग कहता है, हम लोग तो यहाँ पर फंस चुके हैं, हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे? एल्डर बियर भी वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है, अब तुम सब लोगों के यहाँ से भागने का और कोई रास्ता नहीं, तुम सब लोग मेरे हाथों से मरने वाले हो। नेक्स्ट सीन हेयो मेंशन का दिखाया जाता है, जहाँ पर अपने मेंशन के बैकयार्ड में शुई और जियो दोनों बैठी चाय पी रही होती है। शुई जियो से कहती है, मेरा भाई काफी दिनों से अपने रूम में बैठा कल्टीवेट कर रहा है, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा भाई बिल्कुल ठीक होगा? टोंग फेंग जियो शुई की बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देती है और कहती है, कल्टीवेशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, खास तौर पर ऐसे हंटर्स के लिए जो कि अपना ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं, वो भी एम्परर रैंक के लिए। ऐसे में अगर बीमिंग वहाँ पर कोई गलती कर देता है तो वो मर जाएगा। मैं तो यही चाहती हूँ, काश तुम्हारा भाई कल्टीवेशन के दौरान कोई छोटी सी गलती कर दे जिसकी वजह से वो मर जाए। वो दोनों भी बैठ कर बातें कर रही होती है कि वहीं पर जाओ किंग आ जाती है और उन दोनों से कहती है, क्या तुम दोनों ने ब्लैक विडो को देखा है? वो दोनों अपना सर हिलाते हुए से कहती है, नहीं हम लोगों ने ब्लैक विडो को नहीं देखा। जाओ किंग उन दोनों से कहती है, गुजोंग भी यहाँ पर है और ना ही मैंने ब्लैक विडो को देखा है, पता नहीं ये दोनों कहाँ पर चले गए हैं। नेक्स्ट सीन स्टार सिटी के ब्लैक पकोडा का दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्लैक विडो इनवाइट की गई है। वो वहाँ पर पहुँच जाती है। वो बंदा जो उसे लेने के लिए आया था वो उसे कहता है, वेलकम, मेरे साथ आए, मैं आपको मास्टर के पास लेकर चलता हूँ। हमारे मास्टर काफी देर से आपका वेट कर रहे हैं। वो वर्कर ब्लैक विडो को छत के ऊपर ले जाता है, जहाँ पर उसके मास्टर ब्लैक पकोडा के मास्टर अपने लिए एक गोश्त का टुकड़ा भून रहे होते हैं और उसके ऊपर मसाले डाल रहे होते हैं। वो वर्कर मास्टर से कहता है, मास्टर मैं ब्लैक पकोडा की ब्लैक विडो को लेकर आया हूँ। वो उसे कहती है, ठीक है तुम जा सकते हो, मुझे इससे अकेले में बात करनी है। जबकि ब्लैक विडो सोच रही होती है, स्टार सिटी के ब्लैक पकोडा के मास्टर के बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिक्रेटिव है, इसलिए मुझे नहीं पता कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। ब्लैक विडो कहती है, हो सकता है कि इसे पता चल चुका है कि मैंने ब्लैक पकोडा को धोखा दिया है, शायद इसी वजह से मास्टर ने मुझे यहाँ पर बुलाया है ताकि वो इस मामले को जड़ से खत्म कर सके। शायद ये मुझ पर अटैक कर सकते हैं, इसलिए मुझे रेडी होना होगा। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर हारने वाली हूँ या फिर जीतने वाली हूँ, लेकिन मुझे फाइट के लिए तो रेडी होना ही पड़ेगा। ब्लैक विडो अपना हाथ पीछे की तरफ करते हुए अपना एक शूरिकेन नाइफ अपने हाथ में पकड़ लेती है। उसी वक्त मास्टर उसे कहते हैं, तो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गई। रोहे सिटी की ब्लैक पकोडा की मास्टर ब्लैक विडो, मैं तुम्हें काफी अरसे से मिलना चाहता था। साथ ही मास्टर हंसते हुए कहते हैं, सॉरी शायद मैंने कुछ गलत कह दिया, मुझे तो ये कहना चाहिए था
कि ब्लैक पगोडा की गद्दार लड़की, फाइनली मुझे तुमसे मिलने का चांस मिल ही गया। ब्लैक विडो उसे कहती है, इधर उधर की बातें छोड़ो और मुझे साफ साफ बताओ तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलवाया है, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे, और अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहती हो तो फिर मैं यहीं पर रुकूंगी और तुम्हारे साथ फाइट करूंगी जब तक हम दोनों में से एक मर न जाए। मास्टर उसे कहते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि तुम एक गद्दार हो, बल्कि मैं यहाँ पर बिजनेस की बात करना चाहता हूँ, और अगर मैं तुम्हें वाकई में मारना चाहता तो मैं तुम्हें उसी वक्त मार सकता था जब तुम इस स्टार सिटी में आई थी, और ये काम मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन यहाँ पर मैं बिजनेस की बात करने वाला हूँ। ब्लैक विडो से कहती है, तुम किस किस्म के बिजनेस की बात करना चाहती हो, मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। ब्लैक पगोडा के मास्टर से कहती हैं, मैंने सुना है कि तुम्हारे मास्टर चेन बिमिंग अपना एक नया शहर बनाने वाले हैं, जहाँ पर वो तीनों बड़े शहरों को मिलाकर एक शहर बनाएंगे, सारे लोगों को वहाँ पर लेकर जाने वाले हैं। मुझे नहीं पता कि तुम सब लोगों का प्लान क्या है, तीनों शहरों को इकट्ठा करना, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इससे मेरे ब्लैक पगोडा को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, इसीलिए मैं तुमसे बात करना चाहता था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम लोग वहाँ पर भी जाकर बिजनेस करें तुम्हारे नए शहर में। ब्लैक विडो से कहती है, इस नए शहर का नया रूलर बिमिंग होने वाला है, और मुझे नहीं पता कि ये शहर कहाँ पर बनेगा और कब बनेगा। इस शहर में जो कुछ भी होगा वो सब कुछ बिमिंग ही हैंडल करेगा। अगर तुम्हें बिजनेस की बात करनी है तो तुम्हें बिमिंग से बात करनी पड़ेगी, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें पर्सनली रिकमेंड कर सकती हूँ, मैं तुम्हारी उसके साथ एक मीटिंग फिक्स करवा दूंगी। मास्टर उसे कहते हैं, हालांकि तुम ब्लैक पगोडा के साथ गद्दारी कर चुकी हो, लेकिन फिर भी तुम्हें वो सारी बातें नहीं भूलनी चाहिए। ब्लैक पगोडा ने तुम्हारे लिए क्या कुछ किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी यहाँ पर पूरी मदद करो। अरे ये बात मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि तुम मेरी चैन बिमिंग के साथ एक मीटिंग फिक्स करवाना चाहती हो, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, तुम्हें मेरे लिए कुछ और भी करना होगा। तुम लोग जो नया शहर बनाने वाले हो वहाँ पर जितनी भी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज लगेंगी वो सारी हमारे ब्लैक पगोडा के लोग कंट्रोल करेंगे, और जितना भी बिजनेस होगा उस सब को हमारे लोग कंट्रोल करेंगे, और उसके बाद जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से 20% हम लोग चैन बिमिंग को देंगे। तुम्हें ये सारी बात जाकर चैन बिमिंग से करनी है। मैं चाहता हूँ कि इस सारी बात के लिए तुम चैन बिमिंग को मनाओ। अब जबकि यहाँ पर तुम फैसला नहीं कर सकती, इसलिए जाकर चैन बिमिंग को ये सारी बात बता देना कि हमारी ये कंडीशंस हैं। देखते हैं कि वो क्या फैसला करता है। मुझे लगता है कि आपने कुछ ज्यादा नहीं मांगा, तुम्हारा वो मास्टर इस बात के लिए जरूर मान जाएगा। ब्लैक विडो की बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, इसकी कंडीशंस तो बहुत ज्यादा टफ है, इसे हमारी आधी इंडस्ट्रीज चाहिए और सारे बिजनेस को ये लोग कंट्रोल करना चाहते हैं। बिमिंग इसके लिए कभी भी नहीं मानेगा। आई ये मास्टर करना क्या चाहते हैं, ये बिमिंग के साथ फाइट तो नहीं करना चाहते। उसी वक्त आसमान में एक सिग्नल फ्लेयर छोड़ी जाती है, क्योंकि सूरा बैटल ग्राउंड से गूडा और उसके साथियों ने छोड़ी होती है। ब्लैक विडो भी उसकी तरफ देखती है और कहती है, ये तो फायरवर्क्स है, लेकिन फायरवर्क्स किस लिए। डोंगफेंग, जियो और शुई भी उस तरफ देख रही होती है और कहती है, आज तो कोई जश्न नहीं मना रहा, फिर जो फायरवर्क्स क्यों दिखाए जा रहे हैं। जाओ किंग शुई और जियो से कहती है, तुम दोनों मेरे साथ आओ, हम लोग गाँव में जाकर इस फायरवर्क्स को देखते हैं, लगता है कोई त्योहार मनाया जा रहा है, अगर कुछ होता है तो हम लोग स्नोबॉल को बता देंगे, वो आकर बिमिंग को बता देगी। जबकि ग्रैंडपा गू भी वहाँ पर देख रहे होते हैं। उनके साथ खड़ा हंटर उनसे कहता है, मास्टर तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारी फैमिली का डिस्ट्रेस सिग्नल है, क्योंकि मुश्किल के वक्त में तुम्हारी गू फैमिली वाले हवा में छोड़ते हैं ताकि कोई मास्टर उनकी हेल्प के लिए वहाँ पर जाए, और इसकी डायरेक्शन को देखकर तो लगता है कि ये तुम्हारी फैमिली के सूरा बैटल ग्राउंड की तरफ से आया है। नेक्स्ट सीन फिर से बैटल ग्राउंड का दिखाया जाता है। गू डाओ अपने कजन से कहता है, क्या तुम्हारे पास और ज्यादा प्लेयर्स नहीं है, हमें और ज्यादा सिग्नल छोड़ने होंगे। जिन उसे कहता है, नहीं मेरे पास और ज्यादा नहीं है, मैं सिर्फ अपने साथ एक ही लेकर आया था, लेकिन फिक्र मत करो, फैमिली में से किसी न किसी ने तो इसको देख लिया होगा, वो लोग जल्दी ही हमारी हेल्प करने को आएंगे, हमें बस थोड़ी देर के लिए इन सारे मॉन्स्टर्स को यहाँ पर रोका रखना है और अपने आप को बचा कर रखना है। उसी वक्त एल्डर बियर गूजोंग के चेहरे पर जबरदस्त पंच मारता है, जिसकी वजह से गूजोंग नीचे गिर जाता है। गू डाओ भागता हुआ उसके पास आता है, लेकिन उसके वहाँ तक पहुँचने से पहले ही एल्डर बियर गूजोंग को गले से पकड़कर ऊपर उठा लेता है। एल्डर बियर चिल्लाते हुए गूजोंग से कहता है, तुम तो बस एक शुरुआती दौर के हंटर हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चैलेंज करने की, मैं अपने डीमन एम्परर रैंक पर हूँ, तुम एक बिगिनर लेवल के हंटर हो। तो गूजोंग का गला दबाया जा रहा होता है, जिसकी वजह से गूजोंग के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। गू डाओ अपने कजन से कहता है, कजिन जल्दी से बताओ अब हम लोग क्या करें, अगर ये लड़का यहाँ पर मार गया तो बॉस बिमिंग हमें नहीं छोड़ने वाला। गू डाओ का कजन आगे बढ़ता है और एल्डर बियर से कहता है, एल्डर बियर हमारी फैमिली के मास्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं और दूसरी फैमिलीज के पैट्रियार्च भी यहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, इसको यहीं पर छोड़ दो और वापस चले जाओ, शायद तुम बच सकते हो। एल्डर बियर उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी फैमिली के पैट्रियार्च यहाँ पर आ रहे हैं तो वो सारे लोग मुझे मार सकते हैं? नहीं, आज मैं तुम सब लोगों को मार डालूंगा, मैं आज पूरे स्टार सिटी में जितने भी लोग हैं सबको मार डालूंगा जो भी मेरे रास्ते में आएगा। काबू का किंग सोचकर मुस्कुराना शुरू कर देता है और कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है ग्रैंडपा बियर, जाओ और जाकर सभी लोगों को मार डालो, इसी तरह तो मेरा प्लान पूरा होगा। मैं चाहता हूँ कि स्टार सिटी के जितने भी इंसान हैं उन सबको तुम मार डालो और उसके बाद इस स्टार सिटी पर मेरा राज होगा। तो यहाँ पर पता चला है कि सांपू के किंग का अपना एक प्लान है जो कि स्टार सिटी पर राज करना चाहता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि कौन इनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। शुक्रिया।